दोस्तों, अमेरिका और ईरान में बात इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में अगर जंग छिड़ जाए तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा। और इस जंग का जो अंदेशा है मैं इसलिए जाहिर कर रहा हूं क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया है कि हम हर सूरत में अली खामनाई का निजाम बदल कर रहेंगे और समय आ गया है जब सरकार का तख्ता पलट होना तय है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तरफ से आज फिर से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप अपना लहजा संभालें। लहजा संभाल कर बात करें, वो ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कम करके आंक रहे हैं ईरान को। और ईरान की तरफ से आज उनके फौज के प्रमुख यानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसफी, उन्होंने आज कहा कि अमेरिका अगर हम पर हमला करता है तो कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट में जितने एयर बेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, कुछ ही घंटों में हम उसको उड़ा देंगे और हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल इस काम के लिए पूरी तरह कारगर है। यानी एक तरह से सीधी धमकी है कि अगर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ट्रंप अब 25 जनवरी को यानी कुछ ही दिन बाद ईरान को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक उनके सैनिक ऑफिसर्स के साथ है, खासकर एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके साथ है, पेंटागन के ऑफिसर्स के साथ है। इसमें वो मिलिट्री ऑप्शंस पर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। एक बार मिलिट्री ऑप्शंस वो तय कर चुके हैं, अब फिर से वो नए मिलिट्री ऑप्शंस पर तय करने जा रहे हैं। और अगर अमेरिकी अखबारों पर आप भरोसा करें तो ये जो मिलिट्री ऑप्शंस यानी ईरान पर अगर हमला है तो कहां से हमला होगा, कैसे होगा, ये फाइनल डिसीजन ट्रंप लेने जा रहे हैं। वैसे भी वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, डिफेंस के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हीं के पास सारे बटन हैं, उन्हीं को फैसला लेना है। फाइनल डिसीजन वैसे भी ट्रंप का ही होना है। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 25 जनवरी को या उसके आसपास ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वाकई हमला करने के लिए पूरी तरह वो डिटर्मिन्ड हैं, पूरी तरह मन बना चुके हैं। और दूसरी तरफ ईरान इसका क्या जवाब देगा और कितनी तैयारियां ईरान ने कर रखी हैं। सवाल जाहिर तौर पर चाहे पहला सवाल हो या दूसरा सवाल हो, बात घूम फिर के यही होगी कि जंग होगी या नहीं होगी। अब इस मसले पर आज फिर से मैंने अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया है। उनके बारे में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि पूरा फोकस उनका मिडिल ईस्ट और ईरान पर रहता है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, 15 दिन पहले ईरान में ही थे, उन्हीं के सामने, अमरीश मिश्रा के सामने ही ये सारा जो आप बगावत देख रहे हैं इसका धुआं उन्हीं के सामने उठा था। 2 जनवरी को वो लौटे। वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वहाँ के मिलिट्री लीडरशिप, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ के एडिटर्स, संपादक, वहाँ के बड़े पत्रकार सबसे मुलाकात करके लौटे, अभी भी टच में। और अमरीश मिश्रा आज कुछ खास बातें खुलासे आपके सामने करने जा रहे हैं। अमरीश जी, वैसे तो आप ईरान में ही थे और ईरान में आप 2 जनवरी को लौटे जिस वक्त ये रॉयट्स वहाँ पर शुरू हो चुके थे, बगावत शुरू हो चुकी थी। आप मिलिट्री लीडरशिप से भी मिले और आप पॉलिटिकल लीडरशिप से भी आपकी बात हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बीच आप एक नई बात कह रहे हैं जो मैं कहीं और नहीं सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ईरान और यूएस के कन्फ्लिक्ट में। ये बार बार 25 जनवरी का जिक्र क्यों है भाई? हम तो 26 जनवरी जानते हैं, रिपब्लिक डे। ये 25 जनवरी क्या है? 25 जनवरी को दीपक जी शायद दुनिया बदलने की तरफ बढ़े, क्योंकि जो इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका का सबसे फियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो मलाक्का, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से होते हुए, अरेबियन सी होते हुए, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो ईरान के अपने स्ट्रेटेजिक वाटर्स कहा जाता है, वहां पर वो पहुंच जाएगा। मतलब अब्राहम लिंकन जो सबसे खतरनाक वॉरशिप है, मेरे ख्याल न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है ये। बिल्कुल, न्यूक्लियर एनर्जी से इसका जो चालन है, ये न्यूक्लियर एनर्जी से है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें जो एयरक्राफ्ट है वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। कोई ऐसा दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिसमें जो ऐसे एयरक्राफ्ट हों आप रख सकते हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करें। ये इब्राहिम लिंकन वाहिद है। ओके, चलिए, आपने कहा कि सबसे खतरनाक ये वॉरशिप है, मलेशिया से होता हुआ, हिंद महासागर से होता हुआ
ये ईरान की तरफ जा रहा है और 25 जनवरी को ईरान के आसपास होगा, ये आप कहना चाह होगा। रहे हैं? इसकी स्ट्राइक ये पोजीशन वही होगी? बिल्कुल इसकी स्ट्राइक पोजीशन होगी। ये ईरान के सॉइल तक इसके जहाज पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई जहाज इस पे होंगे और इसमें F-15 मेनली होते हैं, और F-15 जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते ओके, हैं ओके। वो पूरा रहेंगे जी। और क्या एक जो दूसरा आप बता रहे थे वॉरशिप जॉर्ज बुश, एक और जो वॉरशिप है उनका जो युद्धक जहाज है, वो भी क्या उस तरफ जा रहा है, ईरान की तरफ? हाँ, वो एक्चुअली ज्यादा करीब है, वो उधर से आ रहा है वेस्ट की तरफ से, तो वो ज्यादा ओके, करीब है इस समय और वो पहले पहुंच जाएगा। लेकिन जॉर्ज बुश में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इब्राहिम लिंकन में है। और देखिए, ये अमेरिका का ब्रह्मास्त्र है इब्राहिम लिंकन, और इसी ओके, के लिए जो आप समझ लीजिए कि जो ईरान पे स्ट्राइक नहीं हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इब्राहिम लिंकन नहीं पहुंची थी। ये भी ओके। बहुत बड़ा कारण था जिसमें ट्रंप हिचक गए। गॉट योर पॉइंट सर। मतलब मैं जो अभी तक समझ रहा हूँ दोस्तों के लिए, अमरीश मिश्रा स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ईरान के और मिडिल ईस्ट के, ये कह रहे हैं कि मलेशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से अब्राहम लिंकन जो सबसे खतरनाक खौफनाक वॉरशिप है, जिसमें से युद्धक विमान फ्लाइट लेते हैं, बमबारी करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं इस पानी के जहाज पर, ये धीरे धीरे 25 जनवरी को पहुंच रहा है हिंद महासागर से ईरान की तरफ। और एक दूसरा जहाज जॉर्ज बुश है, वो भी कम खतरनाक नहीं, वो पश्चिम की दिशा से आ रहा है। ये दोनों जहाज स्टेशन होंगे, ये दोनों जहाज स्टेशन होंगे, एक इनकी स्ट्राइक पोजीशन होगी, और इसके बाद ट्रंप तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है कि नहीं करना है। ये रणनीति है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसी समय ट्रंप जो हैं वो अपने सारे जो उनके एसेट्स हैं, या उन्होंने और भी अगर कुछ सोचा है कि एक तरफ सी से हमला करें, फिर एक तरफ जॉर्डन से हमला करें। देखिए, हम लोग की पिछले B2 डिस्कशन में बॉम्बर्स के बारे में आप बता रहे थे, B2 बॉम्बर जिसने पिछली बार ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर स्ट्राइक करी थी, क्या B2 बॉम्बर भी इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको भी अमेरिकन एयरबेस से उड़ाया गया है। देखिए, पिछली बार अमेरिकन एयरबेस से B-2 बॉम्बर उड़े थे और ईरान तक की जर्नी उन्होंने कई घंटों में तय की थी। अभी खबर आ रही है कि कुछ नेटो कंट्रीज में B-2 बॉम्बर स्टेशन हुए हैं। अब ओहो। कहां हुए हैं एग्जैक्टली, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ओके। दुनिया भर इस समय उलझी हुई है ग्रीनलैंड की नूरा कुश्ती में, कि यूरोप और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया को लग रहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पे। लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है? पीठ पीछे इन्हीं यूरोपियन देशों से जिनसे झगड़ा चल रहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पे, इन्हीं के किसी बेस में, यूएस बेस वहां भी है, जर्मनी में भी, यूएस बेस इटली में भी, यूएस बेसिस कई जगह, वहां पर B-2 बॉम्बर ईरान के ज्यादा नजदीक स्टेशन क्या किए जा आपको रहे लगता है हैं। कि इटली काफी करीब है, इटली काफी करीब है, और इटली से ईरान उड़ना, बमबारी करके वापस जाना, इटली हो सकता है? और नहीं, वैसे भी इटालियन प्राइम मिनिस्टर से अच्छे संबंध हैं मिस्टर ट्रम्प के। नहीं, उनके अच्छे संबंध है, जर्मनी से भी है। जर्मनी, देखिए, टर्की जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में माना जाता है। टर्की आधा, मतलब उसको या यूरोपियन गेटवे ऑफ कहा ही यूरोप कह जाता है। लीजिए, या गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट कह लीजिए। हाँ, जी। तो टर्की के तुरंत आप नॉर्थ में जाइए तो जर्मनी आ जाता है, बहुत जी, जी, ज्यादा। जी। तो इसलिए देखिए, और टर्की का बॉर्डर ईरान से छूता है, तो जर्मनी में जो बेसिस हैं, यूएस जर्मनी में जो बेसिस हैं, आप सोचिए कितना बड़ा खेल हो रहा है, कि जर्मनी कह रहा है कि हम अपनी फौज ग्रीनलैंड भेजेंगे बचाने के लिए ट्रंप के एग्रेशन से। लेकिन यहाँ B2 फौज बॉम्बर्स वहां पर स्टेशन यहां है। भी टू ये। चलिए, एकदम एकदम आपने ठीक कहा कि दोनों जहाज, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश, ये दो बड़े युद्धक जहाज, ये पोजीशन हो रहे हैं, स्ट्राइक पोजीशन ले रहे हैं 25 तारीख तक। और उसके साथ B2 बॉम्बर्स जिसने पिछली बार हमला किया था ईरान पे, उनको दोबारा जो है रिलाई कर रहे हैं उस पर ट्रम्प। ये तो आपने ट्रम्प की बात बता दी। मान लीजिए अगर ट्रम्प पूरी तरह से तैयार हैं, तो ईरान से क्या खबर आ रही है इस वक्त? अली खामनई वो तो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो मिसाइल का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, मिसाइल पावर, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका बटन तो अमरीश भाई, जहां तक मेरी जानकारी है, वो खामनई साहब के हाथ पे ही है। उन्हीं को बटन दबाना है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट के हाथ में वहां कुछ नहीं। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच संभालता है। ईरान के प्रेसिडेंट ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो जो चुन के आते हैं, उनका काम है पेजेश्कियान साहब। एग्जीक्यूटिव वर्क।
एग्जीक्यूटिव वर्तमान, आर्मी के कमांडर इन चीफ खामनेई है, विचारधारा किस दिशा में देश जाएगा वो सब वो तय करते हैं। और उनके पास जो सबसे बड़ा अस्त्र है, देखिए अभी जो, एक तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात अगर हम एक मिनट के लिए इधर भी रख दें, उनके पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो सीधे इब्राहिम लिंकन जैसे जहाज को ढूंढ के स्ट्राइक कर सकती। ओ माय गॉड। हाँ, मतलब शेर और सवा शेर, शेर और सवा शेर। अच्छा, नेले पे दैला। वो हाँ जी, और वो टेक्नोलॉजी है, वो आपने सुना होगा जब इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के समय BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज इलेक्ट्रॉनिक एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप जब एक मिसाइल छोड़ते हैं तो वो उसका निशाना आप वहां नहीं साधते जहां पर लगनी है, निशाना आप कहीं और साधते, वो पहुंच जाती है वहां। उसको लॉइटरिंग मिसाइल भी कहते हैं कि ऐसे वो रेंगती हुई वहां पहुंचती। तो मतलब ये कहीं जो पे निगाहें कहीं पे निशाना। कहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो। क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। आप कह प्रॉब्लम रहे हैं ये कि है, क्योंकि है, आप अभी मिलिट्री एक्सपर्ट से, अभी 15 बिल्कुल दिन पहले तो आप ईरान में थे। बिल्कुल, BVR है उनके पास, बियॉन्ड ओ माय विजुअल रेंज गॉड। टेक्नोलॉजी है उनके पास। मतलब ये इस तरह की टेक्नोलॉजी, मगर मैं दोस्तों को समझाना चाहूँ, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर निशाना जो है वो मुंबई है, तो मिसाइल का रुख, मिसाइल का जो अटैक होगा वो जयपुर की तरफ होगा, लेकिन जयपुर ना जाके वो अल्टीमेटली बम्बई पे ही वो हिट करेगी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब हम एग्जैक्टली, निशाने को ऑन एयर बदल सकते हैं, मिड एयर हम बदल सकते हैं उसको। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और वो दिखेगा नहीं, मतलब वो रडार जो है, क्योंकि इब्राहिम लिंकन में भी रडार होगा, वो रडार नहीं पकड़ पाए। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, उससे पहले फिर मैं बड़े सवाल पर आता हूँ, क्योंकि अब असलहों की बात चल रही है, वेपन्स की बात चल रही है, और आप वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट से मिलकर ही आ रहे हैं। क्या आपको, जब आप तेहरान में थे, आप वहाँ के मिलिट्री लीडर से मिले, वहाँ के पत्रकारों से मिले, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, क्या उनके पास न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन है, न्यूक्लियर हथियार हैं ईरान के पास? इस पे कोई आपको जानकारी या कोई संकेत मिले हो? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि जिन फैसिलिटीज पे अमेरिका ने जून में हमला किया था, जून 2025 में, जी हाँ, जी जो जी। जो नतान्ज, फोद्रो और इस्फहान, जो तीन तीन जगह अमेरिका के B2 बॉम्बर्स ने हमला किया था, तो बार बार लेकिन ये बात आ रही थी कि जो इनके बाकी जगह जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, खासतौर पे एक इलाका मश्त है, वहां मश्त जो इनका फॉल बैक इनके प्लान में है कि अगर तेहरान गिरता है तो मश्त हमारा ऑल्टरनेटिव कैपिटल होगा। मश्त का ओके। जो इलाका है वो एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल सेंटर भी रहा है शियास का, और वो एक ऐसी जगह है जहां जिसके बारे में मोसाद की मैपिंग तक नहीं, ओहो। ये जो, बिल्कुल। मतलब आप और कह रहे हैं कि ये जो शहर है जो उनकी सब्स्टिट्यूट कैपिटल हो सकता है, अगर हाँ, तेहरान पर हमला होता है, तेहरान कट ऑफ हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो यहाँ कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ यहाँ कैपिटल, पर जो मिसाइल हैं या यहाँ पर जो न्यूक्लियर उनके पास आर्सेनल है, उसकी जानकारी ना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को है, ना CIA को है। बिल्कुल उसकी जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि ये एडमिट कर चुके हैं। नेतन्याहू का एक बयान इस पे आया था अभी 10-12 दिन पहले, जब मैं लौटा उसके उसी समय आया था, 5-6 जनवरी को। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास फ्यूजन की कैपेबिलिटी, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक ज्यादातर फिशन है, जो एटम को तोड़ते हैं, सिंपल, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं। फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एटम्स को, आइसोटोप्स को भिड़ाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, जी। फ्यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी कम होती है, लेकिन वो नुकसान ज्यादा होता है। यानी वो इब्राहिम लिंकन जैसा जहाज उड़ाया जा सकता है उससे एक स्ट्राइक। ओह। एक स्ट्राइक में खामनई अमेरिका की जो सबसे खौफनाक एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है उसको उड़ा सकते हैं। उड़ा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। चलिए, मैं इतना समझ रहा हूँ। अब मैं जरा पॉलिटिकल उस पर आ जाता हूँ। मिलिट्री तो आपने समझा दी, और आप तो घंटों तक समझाते चले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा लाइफ का फोकस ही उस पर रहा है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था दोस्तों के लिए, क्या खामनई जो है, उन्होंने वाकई तय कर लिया है कि अगर मिस्टर ट्रंप हमला करते हैं तो इस बार हम मतलब सारी हदें तोड़ देंगे, हम इस बार छोड़ेंगे नहीं? क्या इस लेवल पर प्लानिंग चल रही है?
कि युद्ध में कोई कसर खामने नहीं छोड़ना चाहते, मतलब करो या मरो टाइप, डू और डाई। बिल्कुल 100। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखिए, हम लोग भारत में उसको शायद ना समझ पाए, क्योंकि बाहर से ईरान काफी वेस्टर्नाइज सोसाइटी लगती है। अगर आप देखें, ये सब जो कहा जाता है हिजाब वगैरह, ये मुझे खैर सब वो बेकार की बात लगी, क्योंकि वहां एक वेस्टर्नाइज सोसाइटी है। वो आप सोच लीजिए, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक गाड़ियां है, जो हैं, सड़कें जो हैं, साफ सड़कें, टेक्नोलॉजी है महिलाएं जो उनके हैं वहां पास, पर हाँ खुली। हाँ। लेकिन लेकिन जो विचारधारा इस वेस्टर्नाइज सोसाइटी की है, वो वेस्टर्नाइज नहीं है। वो शिया आइडियोलॉजी। शिया आइडियोलॉजी क्या है? करबला की जंग। करबला की जंग क्या है? यजीद और माविया, दो जो बादशाह, उनके सामने 70-77 जो शिया उस समय के मुजाहिद थे, इमाम हुसैन थे, जी, उन्होंने उन्होंने जंग की, अपनी जान दे दी। शहीद हो अब गए थे जी। और ये चीज उनके दिमाग में है कि आज, और ये कहा भी कि आज का फिरौन, फिरौन यानी जो फेरो था, जो जी, वो इजिप्ट का टर्म है। बादशाह था, जिसके खिलाफ मूसेस ने जी, बगावत की थी। तो ये कहा जा रहा है कि आज का फिरौन, आज का वो जो जो मतलब करबला में जिसने जुल्म किया था, मान लीजिए, वो अमेरिका है, और हमें इसको खत्म करना है। ओहो। अब ये जो पूरी बात है कि इससे हमको लड़ना ही लड़ना है, तो वहां पर इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी विचारधारा की तरफ देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ओके, 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 ओके। शहादत उसके ब्लड में है। और इस समय उसके पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे ये हो गई ये बात कि अब वो किसी को भी, जो भी उस पे हमला करेगा या समझ गया। ऐसी कोशिश मतलब करेगा, उस पे स्ट्राइक कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा है, ये जो जंग होगी, उसमें जैसे फिलिस्तीनियों का ग्रुप हमास है या हिजबुल्लाह है या हूती है यमन में, इस लेवल का नहीं। ईरान बहुत हाईटेक लेवल पर है, मतलब हाँ। जो चाइना की ताकत है मिलिट्री पावर, मिसाइल की, उस जैसी मिसाइल पावर है। बिल्कुल। उसके पास तो मैं बता रहा हूं ना, कुछ तो ऐसी मिसाइल्स भी हैं कि जो जो चाइना के पास नहीं है। और वो जो जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात खुद नेतन्याहू ने कही है, वो चाइना के बारे में, रशिया के बारे में कोई बात नहीं करता है अभी, क्योंकि फ्यूजन एक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो बहुत सारे देश अभी वहां नहीं जा रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विचारधारा का, यानी जो एक विचारधारा का, आप ये समझ लीजिए कि जो इच्छा शक्ति है, या जो दीन है, दीन उसको समझ लीजिए कि जो दीन धर्म की जी, बात होती है, उसमें आदमी एक जुनून कह नेतृत्व अड़ा लीजिए, हुआ है। जुनूनी तौर पे एकदम वो तैयार है। हाँ, वो पूरी तरह से तैयार। और वहां सिस्टम ये है कि लीडर गाइड है। वहां ये नहीं है कि जनता जो है वो है गाइड। जी, लीडर गाइड है। ओके, ठीक है, जो ठीक है। जो मैं पॉलिटिकल समझ और गया, धार्मिक मैं लीडर, समझ वो गया जो कि तय करेगा, वो जनता मानेगी। मैं समझ गया। आपने तीन बातें कही कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी चाइना से, मिसाइल से बेहतर है, चाइना से भी बेहतर है, रशिया से भी बेहतर है, सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी। हम्म, एयरफोर्स वैसी नहीं है, हालांकि एयरफोर्स में आपने कल कहा था कि चीन मदद कर रहा है। तो हम्म, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, नंबर वन है। इस्लामिक कंट्री में ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वॉर के लिए वो तैयार हैं। और तीसरी बार आपने कहा कि उनका जो माइंडसेट है, जो जुनून है, वो हर आदमी का वहाँ, जो जो आप कह रहे हैं शिया आइडियोलॉजी है, कि वो अमेरिका को एक विलेन मानता है, और उसको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी है कि अमेरिका से भिड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए, भले ही वो शहीद हो जाएं, लेकिन वो पीछे एक कदम नहीं हटेंगे, पूरी मतलब मेंटली प्रिपेयर हैं वो। मेंटली प्रिपेयर, बिल्कुल। अब मुझे एक 100%। चीज बताइए, अब मुझे ठीक है, मुझे लगता है कि हम सिर्फ जंग और जंग की ही बात कर रहे हैं। क्या ये जंग रुक सकती है? मान लीजिए अगर सऊदी अरब है, टर्की है, या अल्थानी जो बादशाह हैं, कतर के अल्थानी अगर चाहें, बड़े अच्छे संबंध हैं कतर के और ट्रम्प के। ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां बादशाहत है, जहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है, क्या ये लोग समझा सकते हैं, जंग को टलवा सकते हैं कि किसी तरह से रोक दीजिए, मत होने दीजिए? देखिए, थ्योरेटिकल जी, थ्योरेटिकली आप मान सकते हैं कि वो कह सकते हैं, रुकवा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्टर है जो लोग भूल जाते हैं, वो है ट्रम्प। अब जितने कमिटेड खाम नहीं है, उतने ही कमिटेड ट्रम्प है।
और वो दोनों अलग विचारधाराओं से आ रहे हैं। ये अपने को मजलूम समझते हैं और अपना अधिकार समझते हैं कि हमें जालिम से टकराना है, ईरान। जी। और उधर जो जालिम है वो ये मानता है कि हमारा अधिकार है दुनिया को हमारे सामने जो आए उसको क्रश कर देना, हम भी नहीं पीछे हटेंगे। ओके। ये जो बात, ये जो है ट्रम्प ट्रम्प का जो माइंडसेट है, देखिए मदुरो के उसने उठाया, किसी से पूछा, वेनेजुएला बहुत, में जब हाँ, ऑपरेशन किया। जो जो वेनेजुला में उसने ऑपरेशन किया, किसी से पूछा उसने, बहुत सारी ऐसी चीजें वो किसी से नहीं पूछता है, ना ही वो केयर करता है। उसके दिमाग में एक सीधी बात है कि हम दुनिया में आए हैं अमेरिका को फिर से, वही जो अमेरिका था जिसका और एक पूरी नया दुनिया वर्ल्ड पे ऑर्डर हक बना, एक था, नई व्यवस्था बनाने आए हैं। एक नई, बिल्कुल। और उसमें ईरान की जगह नहीं, जी। अभी की ईरान विथ इट्स प्रेजेंट लीडरशिप, उसकी जगह नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं अमरीश भाई, आपका कहना है कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो या कुवैत हो, इनके बूते का अब इस जंग को रुकवाना, मतलब ये रुकवा नहीं सकते, इंटरवीन नहीं करेंगे ये, और अगर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाई एक बार उनकी बात सुन ली ना, मतलब अब क्या सच्चाई है वो तो चलिए, लेकिन एक बार ये हो गया ना कि सऊदी अरब ने कहा और इन्होंने कहा, यहां तक कि इजराइल ने भी कहा, तो ट्रंप रुक गए। एक बार ये बात हो गई। अब अब जो बात होगी वो पूछा तो ना जाएगा किसी से, वो तो होगी, वो तो हो ओके। जाएगी। इट हैज टू हैपन व्हेन इट हैपेंस। इट हैज टू हैपन व्हेन इट हैपेंस। मतलब बिल्कुल। अरब वर्ल्ड की इस वक्त हैसियत नहीं है कि वो ट्रम्प को गाइड कर सकें, ये आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अमरीश भाई, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए जो सिनेरियो है उसमें अगर जंग हो जाती है, ईश्वर ना करे जंग हो, लेकिन अगर जंग हो जाती है तो क्या चाइना और रशिया वो ईरान के पीछे खड़े होंगे, ईरान के साथ लड़ेंगे? क्या वो डायरेक्टली सामने आएंगे या इनडायरेक्टली मदद करेंगे? ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। मुझे लगता है कि देखिए वो शुरू अभी से ही वो सामने आ गए हैं। चाइना और और रशिया। चाइना और रशिया सामने आ गए हैं। वो बहुत ऑब्वियस है कि वहां पर चाइना के असलहे हैं, चाइना के प्लेन्स हैं, रशिया के कार्गो प्लेन्स उतर रहे हैं। कार्गो प्लेन्स ऑब्वियसली वो और ज्यादा गोला बारूद, हथियार और इस तरह की चीजें जी, मिलिट्री कैरी करते इक्विपमेंट। हैं, जी। मिलिट्री इक्विपमेंट, और कई बार मिलिट्री पर्सनल भी कैरी करते हैं कार्गो प्लेन ओ, में। कई बार, हाँ, और मतलब क्या, आप कह रहे हैं कि रूस के सैनिक अफसर, चाइना के सैनिक अफसर वहां पर मौजूद हैं। क्या आप जब मौजूद है। ईरान गए थे अभी 15 दिन पहले, आपको कोई चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर या चाइनीज जहाज आपको वहां दिखा, ऐसा कुछ? चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर तो नहीं, लेकिन चाइनीज जहाज, मेहराबाद जो एयरपोर्ट है, जो तेहरान का दूसरा एयरपोर्ट है, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट जो उनका है, उसके बाद जो दूसरा है मेहराबाद, और जहां मिलिट्री एक्टिविटीज ज्यादा होती है, वहां पर चाइनीज प्लेन्स लैंड करते हुए इस तरह के एक आभास आपने वहां देखे? लग जाता है जी। जी और जी। यहां पर बात यही पर आ जाती है कि देखिए रशिया और चाइना भी ये समझते हैं कि अगर ईरान ईरान पर अगर अमेरिका को नहीं रोका गया तो फिर अगला नंबर उनका है। ओ, इसलिए वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे गॉट द पॉइंट। नहीं नहीं, बड़ी बात आपने की कि अगर ईरान के पॉइंट पर हमने नहीं रोका यूएस को, तो फिर अगला नंबर फिर रूस का भी हो सकता है। अगर ईरान को पराजित कर दिया अमेरिका ने, तो फिर वो वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज कर सकता है। और कहीं हैं। ना कहीं जो जो वैल्यू है, जो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की जो स्टैंडिंग है, जो साख है, वो नीचे जा सकती है। तो इसलिए वो ईरान पे ही रोकना चाहेंगे। अब एक बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल 2025 में जून में अमरीश भाई, आपने देखा एक जंग जैसी स्थिति थी ईरान और इजराइल के बीच में। हमने ड्रोन अटैक देखे, हमने मिसाइल अटैक देखे, हमने B2 बॉम्बर्स को हमला करते हुए देखा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। फिर हम ईरान को देखा कि पहला मुल्क बना दुनिया का जिसने यूएस की कतर में जो एयरबेस है उस पर स्ट्राइक कर दी। लेकिन वो फिर वो जंग हो नहीं पाई, उसको हम कन्फ्लिक्ट ही कहेंगे। लेकिन ये जो 2026 में अब जो स्थिति आ रही है, जो 25 जनवरी के बाद बदल सकती है, ये जंग और पिछली जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो होने वाली जंग है, इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? इसमें आपको इजराइल कहाँ खड़ा दिख रहा है, अमेरिका कहाँ खड़ा दिख रहा है? क्या अमेरिका सीधे भिड़ गया है खामनई से, या मैं यूं कहूं इट्स नाउ ट्रम्प वर्सेस खामनई, बाकी नहीं, चीजें पीछे हैं? बिल्कुल यू राइट, इट्स नॉट ट्रम्प वर्सेस खामनेई। पिछली जंग में इसराइल आगे था, ट्रम्प पीछे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, और उन्होंने एक डिसाइसिव इंटरवेंशन किया B2 बॉम्बर्स भेज के।
लेकिन इस लड़ाई में नेतन्याहू तो बहुत पीछे। नेतन्याहू का तो अता पता आप देखिए तो किसी भी तरीके से गायब हो गए एक तरह से, गायब हो गए हैं, उनका उनका रेलेवेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बल्कि और हकीकत है वो ट्रंप जंग रुकवाना चाहते हैं। नहीं, जंग रुकवाने की तो बात खैर बहुत, वो ट्रंप से क्या रुकवाएंगे। ट्रंप तो गाजा में बोर्ड ऑफ पीस ला रहा है जो एक वैकल्पिक यूएनओ है, खैर उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। जी हाँ। लेकिन ये जो पूरी एक चीज है कि ट्रंप वर्सेस खामनेई, ये देखिए इसी तरह की चीजों से तो एपिक्स बनते हैं हमारे यहाँ। जो महागाथाएं हैं, महाकाव्य हैं, सब यही तो हैं। जब इस तरह के दो एकदम पोलर ऑपोजिट लोग जब भिड़ते हैं और इसमें भिड़ने से इनको कोई रोक नहीं सकता है, तब आप देखिए फिर एक नया सिनारियो पैदा होता है। इम्पोर्टेंट बात अमरीश जी ने कही, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ईरान के, और मतलब इसलिए ये कह रहे हैं कि साहब पिछली जो कन्फ्लिक्ट थी, मैं जंग तो नहीं कहूँगा, कन्फ्लिक्ट कहूँगा, वो पिछली कन्फ्लिक्ट जो थी वो नेतन्याहू और खामनाई के बीच में थी, ईरान और इजराइल के बीच में थी, जहाँ फिलिस्तीनियों का मसला इंपॉर्टेंट था, सेंटर स्टेज पे था। लेकिन अब सीधी जो जंग है उसमें इजराइल पीछे चला गया है। ये जंग अमेरिका वर्सेस ईरान है। 25 जनवरी इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम उस वक्त अमेरिका की सबसे खतरनाक वॉरशिप स्ट्राइक पोजीशन पर होगी, ईरान के पास होगी। तब ट्रंप क्या फैसला लेंगे? अभी ट्रंप इसलिए नहीं कुछ बोल रहे क्योंकि अभी उनका जो साजो सामान है सेना का वो अपनी पोजीशन पर नहीं है, तब पोजीशन पर होगा। और पोजीशन पर आने के बाद क्या वो स्ट्राइक करते नहीं करते? मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 3-4 दिन हैं, इन 3-4 दोनों दिनों में क्या दुनिया समझाती है ट्रंप को? ट्रंप की कुछ अकल में कुछ आता है कि भाई जंग से क्या नुकसान होते हैं, या खामनेई थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ इस तरह की बात होती है। और जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी हैं ईरान के, चाहे वो टर्की हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर आप कह सकते हैं कतर है, कुवैत है, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, ये किस तरह से इस सिचुएशन को, वॉर को अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि जंग होगी फिर गोला बारूद तो हर जगह गिरेगा, क्योंकि यूएस एयरबेस हर मुल्क में है। देखना होगा, 25 तारीख का इंतजार करते हैं। मैं तो अभी भी ईश्वर से यही प्रार्थना दोस्तों करूंगा, 25 तारीख के बाद भी सब कुछ शांति से ही निपटे, जंग ना हो। जंग होगी तो आँच हमारे आप पर भी आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकती है। अमरीश भाई, रोशनी डाली आपने, और जो जानकारियां आपके पास हैं, मुझे नहीं लगता, मेरा भी इतना करियर बड़ा हो गया, लंबा हो गया है, 28-30 साल जर्नलिज्म में हो गया आज तक से लेकर यहाँ तक। आप जिस तरह से समझाते हैं और जितनी डीप नॉलेज है हर चीज से, मतलब मैं आपके क्या कहूं, मैं सलूट ही करूंगा आपको। सलूट टू योर नॉलेज एंड योर इनसाइट एंड योर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।